Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing very well. मैं एक बार फिर आपके सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास 4th लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस क्लास में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया गया, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई और किसने उसकी शुरुआत की। तो ये आज की क्लास बड़ी अहम होने वाली है, बिल्कुल टू द पॉइंट क्लास होगी। आप बने रहिएगा और अपने नोट्स साथ साथ अपडेट करते रहिए, बनाते रहिए। देखिए, सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इसकी शुरुआत किसने की। तो एक इंडिविजुअल है हमारे M.N. रॉय। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सबसे पहले सामने रखी थी। इन्होंने क्या कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके लिए बनानी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। और ये बात उन्होंने 1934 में देश के सामने रखी। इसी पॉइंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने 1935 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया था। 1935 में INC ने क्या कहा कि यस, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में एक्सेप्ट किया तो फिर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 1938 में क्या कहा? 1938 में कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाएंगे, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो अडल्ट फ्रेंचाइजी पर होगी, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान बनाने की जो सभा होती है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। टू बी बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, कि वो अडल्ट फ्रेंचाइजी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मताधिकार को हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं, और जो वयस्क मताधिकार होता है उसको अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इस दौरान समय आ गया था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सामने बड़ा खतरा जापान के तौर पर मंडरा रहा था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे सहयोग की यानी इंडियंस के सहयोग की ज़रूरत भी थी। इंडियंस के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज़ की, स्पेशली वेस्ट की मदद करे, वो ऑगस्ट ऑफर लेकर के आए। ऑगस्ट ऑफर, और ऑगस्ट ऑफर वो 1940 को लेकर के आते हैं। एक इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऑगस्ट ऑफर किसने बनाया था। तो जो वाइसरॉय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेंशन कर रहा हूँ ब्लू इंक से, आप देखिए। ऑगस्ट ऑफर जो वाइसरॉय थे उस समय के, लॉर्ड लिनलिथ को, उन्होंने डिजाइन किया था। वैसे हिस्ट्री के टॉपिक हैं पॉलिटी में, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जो लॉज हैं उसके बारे में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, तो हिस्ट्री के टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हम एक्सपेंशन करेंगे, ज़्यादा इंडियंस को शामिल करेंगे और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगा, और साथ साथ उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन ऑगस्ट ऑफर, ये हिस्ट्री का पॉइंट है, हिस्ट्री में किया जाएगा। ऑगस्ट ऑफर अनसक्सेसफुल रहा।
इंडियंस इस पर अग्री नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम कवर करने वाले हैं, डोंट वरी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स फिर आते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, 1942 के अंदर आते हैं ये ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर। जिस तरीके से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स बनाइएगा, बस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको तुरंत बिल्कुल सारा कुछ जैसे ही आप रिवीजन पर बैठेंगे क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी, हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करने वाले हैं। हल्का सा जो हिस्ट्री का टच है केवल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो 1942 के अंदर इंडिया आते हैं, जो ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थे। और हम सबको पता है वो क्या लेकर के आते हैं, जिसको क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है। हम इसको क्रिप्स प्रपोजल बोल दें या क्रिप्स मिशंस बोल दें। तो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल लेकर के आता है, और ये जो क्रिप्स प्रपोजल है वो रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। यानी क्रिप्स प्रपोजल को किसने रिजेक्टेड कर दिया था? रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। यानी जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस के अपने इश्यूज थे और मुस्लिम लीग के अपने इश्यूज थे, तो ज़्यादा बहुत हद तक क्योंकि इंटीग्रेट इंडिया को देख रहे थे, एक बनाना चाह रहे थे, तो इसी वजह से मेनली मुस्लिम जो लीग थी उन्होंने इसका अपोजिशन किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब अंग्रेज़ जो थे, इंडियंस का सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम था। उधर से यूएस से आप कह लीजिए रशिया, चाइना, ये प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें इंडियन सपोर्ट की ज़रूरत है। वो इनएविटेबल था उस समय भी और जैसा आज भी है। तो भारत के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या आया? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया। अब कैबिनेट मिशन जो था वो 3 मेंबर एक तरह का मिशन था, जिसके अंदर ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। मैं बता देता हूँ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले आ चुके हैं, और एवी अलेक्जेंडर। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आप लिख लीजिए, 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उसके साथ साथ में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और एक नेम मैंने आपको बताया, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान लेकर के ब्रिटेन से इंडिया में आते हैं और 24 मार्च 1946 को इंडिया में पहुंच जाते हैं। तो इंडिया कब पहुंचते हैं? ये 24 मार्च 1946 को इंडिया पहुंच जाते हैं। 24 मार्च 1946 को इंडिया में ये पहुंच जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946। डोंट वरी, एक बार फिर मैं पूरा आपके सामने ये रिवाइज करवाऊंगा अभी। और इनका जो प्लान जिसको क्रिप्स प्लान बोलते हैं, कैबिनेट प्लान, वो कब पब्लिश किया गया? क्योंकि क्रिप्स प्लान तो हम यहाँ स्टडी कर रहे थे, अभी हम कैबिनेट प्लान को स्टडी कर रहे हैं। तो कैबिनेट प्लान जो था 16 मई 1946 को पब्लिश हुआ, प्लान
16 मई 1946 इस डेट को ये जो कैबिनेट प्लान है उसको मंजूरी मिली और वो पब्लिश हो गया। और इसी प्लान के बेसिस पर आगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन या कंपोजिशन कह लीजिए वो निर्धारित, वो डिटरमिन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार आपके सामने ये रिवाइज कर देता हूँ। देखिए ज़रा, एम.एन. रॉय जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सबसे पहले इंडियंस के सामने रखते हैं 1934 में, और उनकी बात को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट करती है 1935 में। फिर जवाहरलाल नेहरू जी आगे आते हैं और 1938 के अंदर ये कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी लेकिन उसका आधार होगा अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी वैश्विक मताधिकार के प्रिंसिपल पर ही हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन सुनिश्चित करेंगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारी सपोर्ट की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पड़ने वाली थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑगस्ट ऑफर भेजा और वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने ये ऑगस्ट ऑफर ड्राफ्ट किया। उन्हीं का प्लान था, सब कुछ उन्हीं के द्वारा सोचा गया था। वो 1940 में आया। अब ऑगस्ट ऑफर में क्या था, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो डिटेल में करने वाले हैं, रेस्ट एश्योर्ड। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे 1942 में, वो क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन लेकर के इंडिया में आते हैं और स्पेशली मुस्लिम लीग को वो नागवारा गुजरा और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्रिप्स मिशन वापस चला गया। उसके बाद देखिए आफ्टर 4 years कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया और कैबिनेट मिशन के अंदर 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उसमें शामिल थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले आ चुके थे वो भी इंक्लूड किए गए, A.V. अलेक्जेंडर उसके अंदर इंक्लूडेड थे। और ये जो क्रिप्स मिशन था वो 24 मार्च 1946 को इंडिया आया और उन्होंने अपना प्लान जो है 16 मई 1946 को पब्लिश किया। इसी प्लान के अकॉर्डिंग अब उन्होंने जो कुछ बताया उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फॉर्मेशन हुआ और उसका कंपोजिशन हुआ। अब जैसे अगर हम बात करें उस समय हमारा इंडिया मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। आप ये कह लीजिए प्रिंसेस थे, जो ब्रिटिश प्रिंसेस थे और प्रिंसली ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे या स्टेट्स थे, और एक तरफ थे हमारे प्रिंसली प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली प्रोविंसेस 2 पार्ट्स में अपना इंडिया डिवाइडेड था बेसिकली। तो कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को मंजूरी दे देता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी प्लान के अकॉर्डिंग नवंबर 1946 में बनाई गई। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस प्लान के अकॉर्डिंग बनाई गई, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was formed in November 1946 और इसका was formed in 1946 और इसका बेसिस क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, वो जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो था। अब देखिए पूरे इंडिया को कितने सीट्स में डिवाइड किया गया। हमारे पास टोटल सीट्स जो थी, टोटल सीट्स वो 389 थी, 389। अब 389 में से कितने ब्रिटिश इंडिया के या जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनके लिए थी और कितनी हमारी प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया से मीनिंग ब्रिटिश प्रोविंसेस से है जिन पर अंग्रेज़ों का सीधा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो 296 थी। ओके। और जो प्रिंसली इंडिया था या प्रिंसली प्रोविंसेस थे उसकी सीट्स थी
93। ये टोटल जो सीट थी वो 389 थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो 296 सीट में से 292 सीट जो थी वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से थी। इसमें से अगर मैं निकाल लेता हूँ 292 सीट्स, ये 292 सीट्स 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से थी, यानी कि वो प्रोविंसेस जिन पर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, गवर्नमेंट चलाते थे, वहाँ से 11 से थी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने ये बन जाता है कि ये 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस कौन से थे। जो 4 रह गए हैं वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, वो हम करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार जैसे जो गवर्नर्स प्रोविंसेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। आप चाहो तो राइट कर सकते हो, आई एम राइटिंग हियर मद्रास, जिसको मद्रास भी बोलते हैं, बॉम्बे, यूपी, बिहार, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उसके साथ साथ में जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस है, ओडिशा है, पंजाब है, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं। सेंट्रल प्रोविंसेस के बाद में जैसे ओडिशा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, आप ये याद रखिएगा। और बचता है सिंध, बंगाल और असम। सिंध, बंगाल एंड असम, ये देखिएगा 1 2 1 मद्रास, 2 बॉम्बे, 3rd यूपी, 4th बिहार, 5th सेंट्रल प्रोविंसेस, 6th ओडिशा, 7th पंजाब, 8th नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, 9th सिंध, 10th बंगाल एंड 11th असम। ये जो 11 हमने प्रोविंसेस लिए हैं, इसको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस या ब्रिटिश इंडिया में काउंट कर सकते हैं। यहाँ से 292 सीट्स थी। उसके बाद में 4 जो मेंबर्स थे, 296 में से 4 जो मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस से लिए गए थे। आई एम राइटिंग हियर 4 members from 4 chief commissioners प्रोविंसेस। और ये जो 4 चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस थे वो कौन से थे। अब देखिए, जहाँ पर चीफ कमिश्नर अलग से, जैसे एक तो दिल्ली था जो जहाँ से अंग्रेज़ लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, एक जैसे अजमेर और जो मेवाड़ वाला इलाका था, कुर्ग था, और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। आप लिख लीजिए दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ एंड कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान। तो आप
दिमाग में रखिएगा, लर्न रखिएगा कि 4 जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, यहाँ से 4 मेंबर लिए गए, 292 यहाँ से लिए गए, 4 यहाँ से लिए गए। टोटल जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर इंक्लूडेड थे वो 296 थे। 93 जो मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे। टोटल अपने बन रहे हैं 389। अब देखिए सीट एलोकेशन कैसे किया गया। अब जहाँ तक सीट एलोकेशन की बात आती है तो जो हर एक प्रोविंसेस था या जो प्रिंसली स्टेट था उसको एक सीट दी गई, और एक सीट का बेस क्या रखा गया? एक सीट का बेस रखा गया 10 लाख पॉपुलेशन। अप्रोक्सीमेट 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट उन्हें एलोकेट की गई। आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने एक तरह से आप ये कह लीजिए इनडायरेक्ट इलेक्शन किया था। इसमें समझने वाली बात है कि जब उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपके किसी भी स्टेट में, प्रोविंस में 10 लाख पॉपुलेशन है तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो, तो कौन सा इलेक्शन था? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह के इलेक्शन पर थी? डायरेक्ट इलेक्शन पर बेस्ड नहीं थी, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन पर थी, क्योंकि ईच प्रोविंस चाहे वो ब्रिटिश हो या फिर प्रिंसली हो, ब्रिटिश हो या फिर वो प्रिंसली हो, उसको सीट एलोकेशन कैसे करना था? आई एम राइटिंग हियर सीट एलोकेशन। और सीट एलोकेशन कैसे करना था? 1 सीट फॉर 10 लाख पॉपुलेशन और 1 मिलियन पॉपुलेशन। ओके, 10 लाख 1 सीट, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रोविंसेस की, तो वहाँ एक सीट तो 10 लाख पर दे दी। अब वहाँ अंग्रेज जो थे एक और स्ट्रेटजी लेकर के चले। देखिए जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ पर सीट सिख, मुस्लिम और जनरल में बांटी गई। मुस्लिम्स, सिख और जनरल में बांटी गई। अब देखिए मुस्लिम को अलग रख दिया, सिख को अलग रख दिया, और जो बाकी सब बच गए थे उनको जनरल के अंदर काउंट किया गया। तो इस तरीके से सीट एलोकेशन ब्रिटिश प्रोविंसेस में अंग्रेज़ों ने किया था। अब देखिए जो कम्युनिटी मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उन्होंने क्या किया? इस 1 सीट को 10 लाख को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई वहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा था वही वोट डालता है, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। और उसी से प्रत्येक कम्युनिटी के या समुदाय के वर्ग के लोगों को वहाँ जगह मिली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना गया। अब जो इलेक्शन था 296 सीट्स के लिए, वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। अब आप समझ लीजिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनका चुनाव हुआ। और इनके इलेक्शन कब हुए? और ये इलेक्शन हुए कैसे? मेथड क्या था? मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये इलेक्शन 290 सीट के लिए जुलाई अगस्त के अंदर हुए। जुलाई अगस्त 1946 के अंदर ये इलेक्शन करवाए गए।
जुलाई से लेकर के अगस्त मंथ तक ये कंप्लीट हो गए थे और ईयर था 1946। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए, अब जब रिज़ल्ट की बारी आई, अपने पास ये 296 सीट्स हैं। स्पेशली वहाँ कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी जीती, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती, इस बात के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए 208 सीट जो थी वो आईएनसी ने जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती। मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती। अब वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स भी थे जो ना मुस्लिम लीग से थे और ना आईएनसी से थे, तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थे 15। तो ये याद रखिएगा, इस इलेक्शन में आईएनसी को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली और इंडिपेंडेंट्स को 15 सीट्स मिली। अब जो बाकी सीट जो हमने प्रिंसली इंडिया या प्रिंसली स्टेट्स या प्रोविंसेस के लिए की थी वो कितनी थी? 93। अब ये 93 जो सीट्स थी वो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, यानी कि प्रिंसली स्टेट जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गए ही नहीं। ये क्या रहा? रिमेन्ड एब्सेंट। Sorry, I am writing here representatives so that it should be clear to you. Okay, 93 representatives of princely India remained absent. वो एब्सेंट रहे, उन्होंने किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। अब वो आए कैसे? देखिए, अब जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो इसका बॉयकॉट कर दिया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। हम देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए। जैसे कि मैंने अभी बताया, 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी और उस फर्स्ट मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और असेंबली आफ्टर इलेक्शन 9 दिसंबर 1946, but Muslim League boycotted. But Muslim League boycotted. अब मुस्लिम लीग ने इसकी खिलाफत कर दी थी, उन्होंने कोई भी अपना पार्टिसिपेशन जो है इसमें सुनिश्चित नहीं किया। अब ये देखिए, जब मुस्लिम लीग वहाँ से चली गई तो मुस्लिम लीग को इंक्लूड करके तो 296 रिप्रेजेंटेटिव थे। अब मुस्लिम लीग के चले जाने के बाद में 211 मेंबर ही बचे। कितने मेंबर बचे? 211 मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आउट ऑफ 296। ओके, देखिए, जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया ना, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया, तो जो मेंबर थे वो कितने थे? 296। उसमें से बचे कितने अभी बॉयकॉट करने के बाद में? वो बचते हैं 211। और ये बात ज़रूर थोड़ा याद रखने योग्य है कि उस समय विमेन इंक्लूड थी, इंक्लूडिंग
9 वीमेन भी वहाँ पर थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब देखिए, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है तो उसका प्रेसिडेंट चुनना ज़रूरी था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुनना ज़रूरी था। ये आपको पता भी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे सीनियर मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनको चुना गया। और वो एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि सबसे सीनियर मेंबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो प्रेसिडेंट कुछ दिन के लिए टेम्पररी बनाया जाए। और उनका जो इंट्रोडक्शन था वो आचार्य कृपलानी ने किया था। अब देखिए, आचार्य कृपलानी ने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोड्यूस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा as a temporary president, as a temporary president। और ये उन्होंने किया कैसे, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रेंच प्रैक्टिस है, इट्स अ फ्रेंच प्रैक्टिस। तो फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उन्होंने चुनाव किया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो वहाँ पर परमानेंट अगर प्रेसिडेंट की बात आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में चुना गया, लेकिन पहले टेम्पररी चुना गया। इसके साथ साथ वहाँ 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। HC मुखर्जी एंड VT कृष्णाचारी। ये 2 इंडिविजुअल जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट्स थे, VCs थे, वाइस प्रेसिडेंट्स थे। ये माइंड में रखिएगा कि 2 वाइस प्रेसिडेंट्स वहाँ उस समय थे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी कि संविधान सभा या संविधान के बारे में जो जानकारी रखने वाला या सलाहकार जो व्यक्ति था वो सर BN राव था। सर BN राव सर BN राव जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पर चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र वहाँ सर BN राव थे। और एक सेक्रेटरी थे HVR अयंगर। ये इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं, आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा। HVR अयंगर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या थे, सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसे कि प्रीएम्बल वाली क्लास में भी ये सब कुछ मेंशन्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करवाया गया और संविधान सभा में मूव किया गया यानी पेश किया गया। ये सब 30 दिसंबर 1946 को हुआ। फिर भी मैं एक बार मेंशन कर रहा हूँ यहाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया, पहले ड्राफ्टेड एंड मूव्ड।
और उसको सामने रखा गया। और सामने कब रखा गया? 30 दिसंबर 1946 को। 30 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया और इसको बाद में अडोप्ट किया गया, यानी कि उसी समय अडोप्ट नहीं किया गया। इसको अडोप्शन का जो डेट है वो 22 जनवरी 1947 है। अडोप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। ये डिटेल्स आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने डिटेल में किया भी हुआ है और स्टडी करेंगे प्रीएम्बल के अंदर, क्योंकि प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में हल्का सा बदलाव किया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो ओरिजिनल था, और उसी को फिर प्रीएम्बल के यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना के तौर पर स्वीकार बाद में कर लिया गया। इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि 28 अप्रैल 1947 को जो 6 प्रिंसली स्टेट थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट में असेंबली में आकर के मिल जाते हैं। और ये हुआ कैसे? हमारा जो एक्ट है इंडिपेंडेंस एक्ट, आप इसको देखिए, चेंजेज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में हम अलग से स्टडी हमने किया है, हम करेंगे। देखिए कि चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट के कारण क्या हुए। जो 6 प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसा कि मैंने बताया, 28 अप्रैल 1947 को वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन जाते हैं। 28 अप्रैल 1947 को जो 6 प्रिंसली स्टेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं। बस यहाँ से आप क्लियर रखिएगा कि 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर के मिल जाते हैं। और ये सब जो था इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हुआ था। जब इंडिपेंडेंस एक्ट को हम स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें क्या था ऐसा कि जिस कारण से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर के मिले। मैं बता भी देता हूँ, उसमें स्पेशली मेंशन है कि हम जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ऑटोनमी का दर्जा देते हैं। वो चाहे इंडिपेंडेंट रहे, चाहे पाकिस्तान की तरफ जाए और चाहे इंडिया की तरफ जाए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैम। तो 6 प्रिंसली स्टेट आकर के इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या एक तरह से इंडिया में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखिए माउंटबेटन प्लान। अब माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो था वो 3 जून 1947 को स्वीकारा गया, ये सामने रखा गया। 3 जून 1947, ये देखिए अप्रैल है, 3 जून यानी जून मंथ आते आते जो अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया में मर्ज हो गए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन गए, प्रोविंसेस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर के मिल गए। Just for your clear understanding, you can write here most of.
मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आकर के माउंटबेटन प्लान जैसे ही आता है 3 जून 1947 को वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक पार्ट बन जाते हैं। असेंबली जो थी एक सवरेन बॉडी थी। दी असेंबली क्या था? एक सवरेन बॉडी बन गई। सवरेन हमने पहले भी किया हुआ है, जो संप्रभु हो, जो खुद अपने फैसले खुद ले सके विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और प्रेशर, उसको सवरेन बोला जाता है। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, देखिए हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी वो उसके दो काम बन गए थे अभी, एक तो कानून बनाना था और एक को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो यहाँ हम लिख रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। और लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या करना था? दो तरह के काम करने थे। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर उनको काम करना था। जब हमारी लेजिस्लेटिव जो आप ये कह लीजिए बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पर मिलती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। चेयर्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब कभी भी कानून बनाने की बारी आती थी तो जो जी.वी. मावलंकर थे वो इसकी अध्यक्षता करते थे। चेयर्ड बाई जी.वी. मावलंकर। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि जो हमारी अभी एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक सवरेन बॉडी बन गई। और सवरेन बॉडी यानी संप्रभु बनने के बाद में उसके दो काम बन गए थे, एक तो संविधान बनाना था और एक देश के लिए कानून बनाना था। जब संविधान बनाने की टर्न आती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे, और जब कानून बनाने की बारी आती थी या टर्न आती थी तो जी.वी. मावलंकर उसकी अध्यक्षता किया करते थे। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और ये जो प्रक्रिया थी वो 26 नवंबर 1949 तक जारी रही। 26 नवंबर 1949 यानी वो डे जब तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन करके बिल्कुल तैयार नहीं हो गया था, उस समय तक ये सब प्रक्रियाएं जारी रही, जब तक देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन नहीं गया था। तो आप नोट कर सकते हैं 26 जो नवंबर है 1949 तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। यानी कि एक बार के लिए राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहेंगे, एक बार के लिए जी.वी. मावलंकर प्रेसिडेंट रहेंगे, और ये 26 नवंबर 1949 तक एज इट इज़ जारी रहता है। अब देखिए मुस्लिम लीग जो थी, जैसे ये सवरेन बॉडी बनी तो उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। मुस्लिम लीग, क्योंकि अभी हम मुस्लिम लीग के बारे में अलग से स्टडी कर लेते हैं, लेकिन है ये उसी एक्ट में, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ही इंक्लूड है। मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया
यानी उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अपना पाकिस्तान जो कंट्री है वो अलग से बनाएंगे, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट नहीं लेंगे। अब देखिए अपने कितने मेंबर थे, 389। ओके, अब जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया तो जो टोटल सीट्स वो 389 थी। और अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर अगर आएगी तो देखिए 299 सीट्स ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर आ पाई। 299 सीट्स, 299 सीट, यानी मुस्लिम लीग के हवाले जो बाकी बची हुई 90 सीट्स थी वो चली गई, मुस्लिम लीग को वो चली गई। अब 290 सीट्स जो थी उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे वो 70 थे, प्रिंसली स्टेट जो थे वो 70 थे, और जो बच गया यानी 229 जो सीट थी वो इंडिया के हिस्से या कह लीजिए ब्रिटिश इंडिया। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी कितनी सीट थी, 229, और जो प्रिंसली इंडिया है उसकी सीट्स कितनी रह गई, 70। पहले कितनी थी, 93, और वहाँ पहले कितनी थी आपको पता है, हम अच्छे से कर चुके हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर जो अपनी जो टोटल जो सीट थी वो 296 थी, जिसमें 292 मेंबर 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे और जो 4 मेंबर्स थे वो 4 चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से उसमें पार्टिसिपेशन अपना दर्ज करवाते हैं। जो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो 24 जन 1950 को हुआ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आप लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये कब हुआ, 24 जन 1950, 24 जन 1950, 24 जनवरी 1950 को हमारा फाइनल सेशन होता है। उसके बाद में प्रोविजनल पार्लियामेंट का दौर स्टार्ट हो जाता है, प्रोविजनल यानी कि प्रोविजनल अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं, अस्थायी है, टेम्पररी है। तो प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है वो 26 जन 1950 से स्टार्ट होती है और 17 अप्रैल 1952 तक 26 जन 1950 से स्टार्ट होती है। और जब तक हमारी जो गवर्नमेंट थी हमारी जो गवर्नमेंट थी वो मई 1952 में बनी, लेकिन अप्रैल, अगर आप बिल्कुल सही से याद रखना चाहो तो 17 अप्रैल है, लेकिन अप्रैल भी आप रख सकते हो माइंड के अंदर कि अप्रैल 1952 तक जो हमारी प्रोविजनल पार्लियामेंट है उसका दौर रहता है, उसकी ड्यूरेशन रहती है। अब फॉर्मेशन जो परमानेंट पार्लियामेंट है, परमानेंट या इलेक्टेड पार्लियामेंट आप कह लीजिए, ओके, या फॉर्मल पार्लियामेंट कह लीजिए, औपचारिक, फॉर्मल इलेक्टेड पार्लियामेंट मई 1952 के अंदर बनती है। अभी हम थोड़ा सा जो है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में भी पढ़ेंगे कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ, और जो प्रेसिडेंट थे वो कब चुने गए थे। तो बड़ा सिंपल है, अभी 5 मिनट का टाइम और लगने वाला है। आप प्लीज़ बने रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारा डेटा है, जिसको आप बड़े आराम से पेशेंसली करोगे तभी वो संभव हो पाएगा।
नहीं तो ये अपने आप में इतने, अगर हम किसी भी बुक से स्टडी करें तो डिफ़िकल्ट लगता है कि हम उसको छोड़ देते हैं, फिर होता नहीं है। अब देखिए इंडिया ने क्या अन्य फंक्शन इस दौरान किए। एक मेंबरशिप थी, उसका रेटिफिकेशन किया, और वो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ की। ओके, तो आप लिख लीजिए रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है उसको इंडिया ने मान्यता दे दी, सिग्नेचर कर दिए। रेटिफिकेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो अपने आप में सवरेन, यानी सवरेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, उसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है। तो इंडिया ने इसका रेटिफिकेशन कब किया, इस पर साइन कब किए, मई 1949। मई 1949 को इंडिया ने अपनी स्वीकृति दे दी कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे। अभी मैं एक साथ लिख देता हूँ, देखिए, अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, कि नेशनल फ्लैग कब स्वीकार किया गया। अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम हमने कब स्वीकार किया, और हमारे जो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कब बने, वो भी अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को क्लियर होता है, लेकिन ये देख लीजिए अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग। अब इसमें एक डेट अलग है, एक डेट अलग है। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 इसको संविधान जो सभा जो बैठी हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग और उसके साथ साथ में, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाने की जो बात है वो 24 जनवरी 1950 को की गई। 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। ओके, और जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको प्रेसिडेंट कब बनाया गया, इनको 24 जनवरी 1950 को ही प्रेसिडेंट बनाया गया। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और बिलीव मी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में हमने आज बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया है। किसी भी एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोट्स अपडेट करते रहिए, बनाते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को टीच करता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।